हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि जेंगो के अंदर एक सिंपल वेब पेज कैसे क्रिएट करते हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि जेंगो के अंदर टेम्पलेट्स को यूज कैसे किया जाता है, टेम्पलेट्स क्या होती हैं और टेम्पलेट इनहेरिटेंस क्या होता है। टेम्पलेट्स को यूज करने के लिए सबसे पहले तो मैं अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर एक नया फोल्डर बनाऊंगा जिसे मैं नाम दूंगा टेम्पलेट्स का। और हमारा ये टेम्पलेट्स का एक फोल्डर बन गया है। हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड HTML का जितना भी कोड होगा वो सारा कोड मैं इस टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर लिखूंगा। और टेम्पलेट्स का फोल्डर क्रिएट करने के बाद दूसरा स्टेप होता है इस टेम्पलेट्स फोल्डर को settings.py फाइल के अंदर रजिस्टर करना। और इसको हम रजिस्टर करते हैं हमारी टेम्पलेट्स कॉन्फ़िगरेशन की डायरेक्टरी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो उसके लिए सिंपली बस मैं यहाँ पर इस टेम्पलेट्स फोल्डर का नाम लिख दूंगा, उसके साथ ही ये रजिस्टर हो गया। ये सही से काम कर रहा है कि नहीं इसको चेक करने के लिए मैं टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाऊंगा जिसे मैं नाम दे दूंगा index.html। अब इसके अंदर मैं सिंपल सा HTML का कोड लिखूंगा और इस फाइल को हम टाइटल दे देंगे अल्टीमेट जेंगो ट्यूटोरियल्स। और इसकी बॉडी में प्रिंट कराने के लिए मैं यहाँ पे एक h1 टैग लिख दूंगा और यहाँ पे हम लिख देंगे टेम्पलेट इज वर्किंग। अब एक HTML फाइल को क्रिएट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है इस फाइल को हमारी views.py फाइल से लिंक करना। अभी तक तो हम हमारे व्यूज से एक HTTP रिस्पॉन्स सेंड कर रहे थे, लेकिन अब चूंकि हमने अपनी एक टेम्पलेट क्रिएट कर ली है तो अब हम क्या करेंगे, उस टेम्पलेट को अपने इस व्यू से लिंक करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें सिंपली यूज करना होता है रेंडर का, जिसके अंदर हमारा पहला पैरामीटर जो होता है वो होता है रिक्वेस्ट, जो कि हमारी रिक्वेस्ट यहाँ से इस मेथड से आती है। और दूसरा वेरिएबल होता है उस टेम्पलेट का नाम जो कि हमें हमारे वेब पेज पे डिस्प्ले करानी है। अब चूंकि मैंने इसको नाम दिया था index.html तो मैं उसका नाम यहाँ पे लिख दूंगा। अब इसे चेक करने के लिए कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं, मैं यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को रन कराऊंगा, जिसके लिए मैं यूज करूंगा कमांड का python manage.py रन सर्वर। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टेम्पलेट इज वर्किंग ये डिस्प्ले हो गया है। इसका मतलब हमारी टेम्पलेट्स जो है वो काम कर रही हैं। यहाँ तक तो हमने सीख लिया है कि जेंगो के अंदर सिंपल सी एक टेम्पलेट को कैसे यूज करते हैं, लेकिन टेम्पलेट्स जेंगो का काफ़ी पावरफुल फीचर है। इसका यूज करके हम डायनेमिक पेज भी जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए हम अपने बैकएंड से डेटा सेंड कर सकते हैं। तो चलिए अब सीखते हैं कि बैकएंड से किसी भी टेम्पलेट के लिए डेटा कैसे सेंड करते हैं। तो डेटा को सेंड करने के लिए हम एक डिक्शनरी का यूज करते हैं। उसके लिए मैं एक वेरिएबल बना लूंगा कॉन्टेक्स्ट, और अब हमें बैकएंड से जो भी डेटा सेंड करना होगा हम इस डिक्शनरी का यूज करेंगे। और एग्जाम्पल के लिए मैंने एक ये डिक्शनरी क्रिएट कर ली है जिसके अंदर दो की है, पहली है नेम और दूसरी है एज, जिसके अंदर नेम की वैल्यू है हेलो वर्ल्ड और एज की वैल्यू है 23। तो पहला स्टेप तो होता है कि एक डिक्शनरी क्रिएट करना, जो कि हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली है। और ये डिक्शनरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम उस डिक्शनरी को इस रेंडर के साथ सेंड कर देते हैं। अब बैकएंड से हमारा डेटा तो सेंड हो गया है, लेकिन अब इसको फ्रंट एंड पे कैसे यूज करेंगे, तो चलिए अब उसको देखते हैं। बैकएंड से जो भी डेटा सेंड हुआ है उसको फ्रंट एंड पे एक्सेस करने के लिए हम जेंगो के अंदर यूज करते हैं डबल कर्ली ब्रेसेस का। और डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारे जो भी वेरिएबल का नाम था हम उसे सिंपली लिख देते हैं। और बस इतना करने से ही हमारा जो भी डेटा बैकएंड से सेंड हुआ था वो हमारे फ्रंट एंड पे आ जाता है। और दूसरा हमारा वेरिएबल था यहाँ पर एज का। तो चलिए अब देखते हैं ये हमारा डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। अब मैं इसे करूंगा रिफ्रेश, और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा नेम था हेलो वर्ल्ड और एज थी 23, लेकिन अभी ये हमारा एक ही लाइन में प्रिंट हो गया है। इसको थोड़ा सा सही से प्रिंट करने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया है, जिसमें कि मैंने इसको बोल्ड करने के लिए स्ट्रोंग का यूज किया है और इसको न्यू लाइन में प्रिंट कराने के लिए एक लाइन ब्रेक टैग का यूज किया है। तो चलिए अब देखते हैं ये फ्रंट एंड पे कैसा लग रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अब ये नेम जो है इसका हेलो वर्ल्ड है और एज जो है 23, वो सही से प्रिंट हो रहा है। हमने HTML के अंदर सिंपल डेटा को एक्सेस करना तो सीख लिया। अब हम देखेंगे कि जेंगो टेम्पलेट्स के अंदर फॉर लूप और इफ कंडीशंस का यूज कैसे किया जाता है। फॉर लूप्स को समझने के लिए मैं अपने बैकएंड से यहाँ से एक और की ऐड कर दूंगा जिसका नाम रखूंगा मैं ARR, और यहाँ से मैं ऐड करूंगा इसके अंदर बस सिंपल नंबर 7, 8 एंड 9। अब इसको यहाँ पे एक्सेस करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक नया डिव टैग बना दूंगा और इसके अंदर मैं दे दूंगा हेडिंग 3 फॉर लूप्स। टेम्पलेट्स के अंदर फॉर लूप यूज करने के लिए हमारा सिंटेक्स होता है, सबसे पहले तो एक होता है कर्ली ब्रेसेस और इसके अंदर होता है परसेंटेज। उसके बाद हम लिखते हैं फॉर, और यहाँ पे मैं यूज कर दूंगा नंबर इन ARR, और उसके बाद जैसे ही हमारा फॉर लूप कंप्लीट हो जाए उसके बाद हमें इस फॉर लूप को एंड भी करना होता है। तो उसके लिए भी हमारा सिंटेक्स होता है सेम, कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद होती है हमारी परसेंटेज के साइन, और उसके बाद हमें लिखना होता है एंड फॉर। तो ये हो गया यहाँ पे। और इसके बाद हमें इस नंबर को यहाँ पे प्रिंट कराना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक नया वेरिएबल लिया है नम, उसको प्रिंट कराने के लिए हम सिंपल जैसे वेरिएबल को प्रिंट कराते हैं वो हम यूज करेंगे डबल कर्ली ब्रेसेस का, और उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे नम। चूंकि हमारे एरे के अंदर 1 से लेकर 9 तक के नंबर थे तो यहाँ पर वो
1 से लेके 9 तक के नंबर ब्राउजर के अंदर डिस्प्ले हो जाने चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं वो हुआ है कि नहीं। मैं इसे करूंगा रिफ्रेश फॉलो, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे नंबर्स डिस्प्ले हो गए। इन नंबर्स को थोड़ा डेकोरेट करने के लिए मैंने एक यहाँ पे क्लास बना दी है बॉक्स नाम की, और इनको एक पी के अंदर टैग कर दिया, जिसकी कि मैंने स्टाइलिंग दी है। मार्जिन है इसकी 10 px, पैडिंग होगी 20 px और फॉन्ट साइज 17 px है, और इसको बॉर्डर और इनलाइन ब्लॉक ये क्लास देखें। और उसके बाद हमारे जो नंबर्स जो है वो कुछ ऐसे दिख रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे बैकएंड से आए हुए डेटा को हमने अपने फ्रंट एंड पे डिस्प्ले तो कर लिया, लेकिन मोस्टली केसेस में क्या होता है कि हमारे बैकएंड से जो भी डेटा आ रहा होता है हम उस सारे डेटा को फ्रंट एंड पे डिस्प्ले कराना नहीं चाहते। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हम यूज करते हैं इफ कंडीशंस का। मान लीजिए कि हम 5 से ग्रेटर जो एलिमेंट्स होंगे बस हम उन्हीं को डिस्प्ले कराना चाहते हैं। इफ कंडीशन का सिंटेक्स भी फॉर लूप के सिंटेक्स जैसा ही होता है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे हम परसेंटेज, फिर आता है इफ, उसके बाद जो भी हमारी कंडीशन होगी वो कंडीशन, और उसके बाद जैसे हमने अपने फॉर लूप को एंड करने के लिए एंड फॉर लिखा था वैसे ही हम अपनी इफ कंडीशन को एंड करने के लिए यहाँ पे लिख देंगे एंड इफ। अब हमारी कंडीशन में चूंकि हमें यहाँ पर 4 से ग्रेटर नंबर को प्रिंट कराना है तो उसके लिए हम सीधा लिख देंगे इफ नंबर इज ग्रेटर देन 4। अब चूंकि हमने लिखा है नंबर ग्रेटर देन 4, तो जैसे ही मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे हमारे ये 1 2 3 4 तो गायब हो जाना चाहिए, और 5 6 7 8 9 बस ये प्रिंट होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बस अब 5 6 7 8 9 ही प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब हमारी इफ कंडीशन सही से काम कर रही है। और इसी के साथ हमने जेंगो की टेम्पलेट्स के अंदर जो बेसिक सिंटेक्स जो होता है उसके बारे में जान लिया है। और जैसे ही हम इस कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको टेम्पलेट्स के और भी एडवांस फीचर को एक्सप्लेन करता जाऊँ। तो चलिए अब सीखते हैं कि जेंगो के अंदर टेम्पलेट इनहेरिटेंस क्या होता है। टेम्पलेट इनहेरिटेंस के बारे में समझाने के लिए मैंने टेम्पलेट्स के अंदर ये 3 पेज क्रिएट कर लिए, जिनको मैंने नाम दिया है पेज 1.html, पेज 2.html और पेज 3.html। जिसके अंदर हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमने लिया है सबसे पहले एक होगा हेडर, उसके बाद हमारा जो मेन कंटेंट जो होता है मेन कंटेंट, और उसके बाद होगा फुटर। उसके बाद मैंने यूआरएल्स के अंदर भी इन दोनों पेज को सिंपली जैसे हम रजिस्टर करते हैं वैसे ही रजिस्टर कर लिया है, जिसके के एंड पॉइंट है पेज 1, पेज 2 और पेज 3। और सिमिलरली views.py फाइल के अंदर भी हमने इनको रजिस्टर कर लिया है। अब चूंकि मैंने इन तीनों पेज की जो HTML फाइल थी उनको हमने टेम्पलेट्स के अंदर एक नया फोल्डर बनाया था ऑल प्रोजेक्ट्स, उसके अंदर बनाया था, तो इसीलिए हमको भी यहाँ पर ऑल प्रोजेक्ट्स लिखना पड़ा है सभी के सामने। और ब्राउजर के अंदर ये पेज जो है कुछ ऐसा दिखेगा। हमारे जो कि टिपिकल वेब पेज जो होते हैं मैंने उसी का स्ट्रक्चर फॉलो किया है, जिसमें कि हमारे पेज के पास एक हेडर होता है जिसके अंदर के मोस्टली हमारी नेविगेशन बार होती है जो कि सभी पेजेस पे सेम होती है, और इसके बाद एक हमारा फुटर होता है वो भी मैंने इसको दिया है, और इसका कंटेंट में कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे सिंपली पेज 1 लिया है। अब उसके बाद अगर मान लीजिए मैं इसको चेंज कर दूं, मैं यहाँ पे पेज 2 पे जाना चाहता हूँ, तो उसके बाद हमारा देखिए हेडर और फुटर तो सेम रहा है, लेकिन हमारा बीच का कंटेंट जो था वो चेंज हो गया है पेज 2, और वैसे ही हमारा ये पेज 3 है। हमारी सारी चीजें तो सही से काम कर रही हैं, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मेरा जो यहाँ पे जो एच जो है वो स्मॉल दिख रहा है, अब मैं इसको स्मॉल की जगह में कैपिटल करना चाहता हूँ। तो इस एच को कैपिटल करने के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले तो मुझे हमारे इस पेज 1 की HTML के अंदर इसको चेंज करना होगा, फिर उसके बाद पेज 2 की HTML के अंदर इस एच को चेंज करना होगा। और चूंकि हमने सेम HTML दोबारा से पेज 3 के अंदर भी लिखी थी तो हमें उस एच को यहाँ पे भी चेंज करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी एच तो कैपिटल हो गई है, क्योंकि हमारा कोड जो था वो 3 पेजेस के अंदर था, तो हमें इस छोटे से चेंज को करने के लिए हर उस फाइल के अंदर इस चेंज को करना पड़ा। अभी तो मैंने यहाँ पे 3 पेज लिए हैं, लेकिन जब भी हम अपनी कोई वेबसाइट बनाते हैं तो हमारी साइट के अंदर कम से कम 50-60 पेज होते हैं। और अभी तो मैंने ये एक छोटा सा चेंज लिया था, और मान लीजिए कि अगर कोई आपका बड़ा चेंज है तो आपको वही चेंज उन 50-60 फाइल्स के अंदर करना होगा, जो कि आपका काफी टाइम ले सकता है। तो जेंगो के अंदर उसी चीज से बचने के लिए हम यूज करते हैं टेम्पलेट इनहेरिटेंस का। तो चलिए देखते हैं उसको हम कैसे अचीव करते हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले तो इसके अंदर एक फाइल बना दूंगा parent.html के नाम से। अब इसके अंदर हमारा जो भी पेजेस के अंदर जो भी हमारा कोड था मैं उस सारे कोड को यहाँ से कॉपी करके इस पेरेंट के अंदर कर दूंगा, और यहाँ पर कि हमने इस कंटेंट को लिया हुआ था दिस इज पेज 1। और जेंगो टेम्पलेट्स के अंदर इनहेरिटेंस को अचीव करने के लिए हम यूज करते हैं ब्लॉक्स का, जो कि बिल्कुल फॉर लूप और इफ के सिंटेक्स जैसा ही सेम होता है। उसके लिए सिंपली हम लेते हैं कर्ली ब्रेसेस और उसमें होती है परसेंटेज, और फिर हम लेते हैं ब्लॉक, और जो भी हमें ब्लॉक का नाम रखना है वो ब्लॉक, और इस केस में मैं इसको दे दूंगा नाम कंटेंट, कि जो भी हमारी इस वेबसाइट का कंटेंट है यहाँ पर वो आएगा। और इसके बाद सिंपली परसेंटेज जैसे कि हमने फॉर लूप में किया था एंड ब्लॉक। तो बस हमारा ये पेरेंट बन के तैयार है। अब इसके बाद हमें चाइल्ड में क्या करना होगा, हमें सारे कोड की जरूरत ही नहीं है, हम इसे इरेज कर देंगे। page1.html जो है वो एक चाइल्ड टेम्पलेट है और ये इनहेरिट करेगी हमारी पेरेंट टेम्पलेट से। इसको इनहेरिट करने के लिए हम यूज करते हैं एक्सटेंड सिंटैक्स का। तो उसके लिए सिंपली हम लिखेंगे परसेंटेज
और इसको हमें जिसकी टेम्पलेट से एक्सटेंड करना है उसका नाम लिख देंगे। हमारे केस में उसका नाम था पेरेंट और HTML, तो हमने वो लिख दिया है और इसको मैं सेव कर दूंगा। और चलिए देखते हैं अब ये कैसा लग रहा है। अब इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे पेज 1 पर। अब चूंकि हमने हमारे जो मेन कंटेंट जो था उसके अंदर अभी कुछ नहीं लिखा है, तो ये वाला एरिया एम्प्टी है और हेडर और फुटर जो कि तो हमारे पेरेंट से आ गए हैं। अब इसके बाद हम करेंगे अपने उस ब्लॉक को, उस ब्लॉक का नाम था कंटेंट, तो हम सीधा यहाँ पे लिख देंगे ब्लॉक कंटेंट और सिंपली हमारे फॉर लूप की तरह हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा एंड ब्लॉक। और इसके बाद मैं यहाँ पे दे दूंगा एक h1 टैग जिसकी वैल्यू दूंगा मैं I am page 1। चलिए अब देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे I am page 1 प्रिंट हो गया है। अब मैं सेम काम करूंगा पेज 2 और पेज 3 के अंदर भी, तो मैं सिंपली इस कोड को कॉपी करके कॉपी पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे रहेगा इसका नाम पेज 2 और पेज 3 के अंदर रहेगा पेज 3। तो सिंपली अब हमें जब भी कोई भी नया पेज क्रिएट करना होगा तो बस हमें ये लिखना है और जो भी हमारे कंटेंट के अंदर जो था वो डेटा चेंज करना है। और इसी के साथ हमारे पेरेंट के अंदर जो भी हेडर और फुटर जो थे वो बाय डिफॉल्ट बिना एक भी लाइन लिखे वो हमारे पास आ जाएंगे। चलिए देखते हैं हमारे पेज 2 को। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पेज 2 भी काम कर रहा है और हमारा पेज 3 वो भी काम कर रहा है। मान लीजिए हमें फ्यूचर में कभी हमारे हेडर या फुटर को चेंज करना हो तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, हमें अब सिंपली हमारी पेरेंट फाइल के अंदर जाना है। जैसे मान लीजिए मैं इसके अंदर कुछ भी करता हूँ, ये न्यू हेडर है और ये हो जाएगा हमारा फुटर एडवांस्ड। तो अब चलिए देखते हैं इसको चेंज करने के लिए कि ये हमारे तीनों पेजेस पे डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे हेडर के अंदर न्यू हेडर आ गया है और फुटर के अंदर फुटर एडवांस्ड आ गया है। और वहीं पर हमने हमारे बस पेरेंट के अंदर चेंज किया था, इन पेज 2 और पेज 1 इन तीनों पेजों के अंदर कोई भी चेंज नहीं किया था, वो हमें यहाँ पर भी दिख रहा है। और इसी के साथ हमने जेंगो के अंदर टेम्पलेट्स और टेम्पलेट इनहेरिटेंस क्या होता है इसके बारे में सीख लिया है। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि जेंगो के अंदर स्टैटिक फाइल्स को कैसे यूज किया जाता है। आज की वीडियो में हमारी जो भी CSS थी हमने उसको अपनी उस HTML फाइल के अंदर ही लिखा था। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि जेंगो के अंदर स्टैटिक CSS को कैसे यूज करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। वीडियो के किसी भी पार्ट में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहां पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही मैं इसका अगला पार्ट अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए।